Hello everyone, this is Shreya and you're watching Legal Thesis. Welcome back to the lecture series of Indian Polity. आज हम बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट के ऊपर। प्रेसिडेंट के क्या पावर्स और फंक्शंस हैं, उनका इलेक्शन कैसे होता है, उनका क्वालिफिकेशन क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स आज के वीडियो में हम डील करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है आर्टिकल 62 से लेकर 78 तक दिया गया है पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये सभी मिलके कॉन्स्टिट्यूट करते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट जो है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव के हेड माने जाते हैं। फर्दर प्रेसिडेंट को हेड ऑफ द इंडियन स्टेट भी कहा जाता है। डी जुरे का मतलब होता है बाय लॉ। बाय लॉ जो प्रेसिडेंट है वो हेड होते हैं स्टेट के, लेकिन अगर हम रियल हेड देखें तो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। और नॉमिनल हेड की अगर हम बात करते हैं तो वो स्टेट का नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट होते हैं। प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया माना जाता है और इनको सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडारिटी ऑफ नेशन की तरह देखा जाता है। आर्टिकल 52 जो है ये कहता है कि इंडिया में प्रेसिडेंट होने चाहिए। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद आर्टिकल 54 जो है ये इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करता है। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो कभी भी डायरेक्टली लोगों द्वारा नहीं किया जाता है। ये मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा इनका इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन प्रेजेंट होते हैं? द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट एंड द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पौडुचेरी। ये सभी जो सिलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के, ये मिलके बनाते हैं इलेक्टोरल कॉलेज और उनके बेसिस पे ही प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मूविंग ऑन, आर्टिकल 58 जो ये क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करता है। पहला क्वालिफिकेशन ये है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए जिसको भी प्रेसिडेंट आप बना रहे हो। दूसरा, वो 35 साल से ज्यादा के होने चाहिए, 35 साल उनका कंप्लीटेड हो। तीसरा, वो क्वालिफाइड हो फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल। और फर्दर इसका क्लॉज 2 ये कहता है कि अगर कोई भी इंसान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर कोई भी ऑफिस होल्ड करके रखा है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई काम कर रहा है, तो वो प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। मूविंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। कौन कौन से पावर या फिर फंक्शंस जो है प्रेसिडेंट परफॉर्म करते हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें पहला एग्जीक्यूटिव पावर, दूसरा है लेजिस्लेटिव, तीसरा फाइनेंशियल, जुडिशियल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, इमरजेंसी एंड वीटो पावर। ये 8 कैटेगरीज ऑफ पावर्स हैं। इनके अंदर और भी सब डिविजन है पावर्स की, एक एक करके इनको समझते हैं। पहला पावर है एग्जीक्यूटिव पावर। जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होते हैं वो सारे प्रेसिडेंट के नाम पे फॉर्मली किए जाते हैं। He appoints the Prime Minister and other ministers, the Attorney General of India, Controller and Auditor General of India, Chief Election Commissioner and other election commissioners, the Chairman, Member of UPSC, Governors of States, Chairman and Member of Finance Commission, इंटरस्टेट काउंसिल एंड सो ऑन। इन सबका जो अपॉइंटमेंट है ये प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी एरिया को एज शेड्यूल्ड एरिया एंड हैज पावर विथ रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरियाज। उनके पास पावर है कि वो उस शेड्यूल्ड एरिया या ट्राइबल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन खुद कर सकते हैं। ही कैन डायरेक्टली एडमिनिस्टर द यूनियन टेरिटरीज थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम। कोई एडमिनिस्ट्रेटर डायरेक्टली वो अपॉइंट करके किसी भी यूनियन टेरिटरी को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, चला सकते हैं। ही कैन सीक एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन और एनी लेजिस्लेशन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। वो प्राइम मिनिस्टर से कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, किसी भी स्टेट से रिलेटेड या किसी भी लेजिस्लेशन से रिलेटेड। इसके बाद दूसरा जो पावर है दैट इज लेजिस्लेटिव पावर। इसमें प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो समन भेज सकते हैं, प्रोरोग कर सकते हैं पार्लियामेंट को, डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को। वो जॉइंट सिटिंग के लिए भी समन भेज सकते हैं बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं इन द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, या फिर जो फर्स्ट सेशन होता है ऑफ ईच ईयर उसमें प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं। प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। किस बेसिस पे नॉमिनेट करते हैं? लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल वर्क। पहले जो होता था 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले इन 12 सीट में से 2 सीट जो थी वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए रिजर्व थी, लेकिन 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आने के बाद ये जो 2 सीट का रिजर्वेशन हमने दिया था एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को, इसको हटा दिया गया। लेकिन प्रेसिडेंट अभी भी 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल वर्क, कल्चर, इन सब बेसिस पे। लेकिन ये एंग्लो इंडियन वाला जो रिजर्वेशन था इसको हटा दिया गया है।
जो प्रेसिडेंट है उनका प्रायर रिकमेंडेशन नीडेड होता है टू इंट्रोड्यूस सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल। कुछ ऐसे बिल्स होते हैं जिनके लिए प्रायर रिकमेंडेशन लेना पड़ता है प्रेसिडेंट का। इसके अलावा जो बिल होता है जब वो पार्लियामेंट से पास हो जाता है तो उसके बाद उसे भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास फॉर हिज असेंट। जब तक प्रेसिडेंट किसी बिल पे अपना सिग्नेचर नहीं दे देते, अपना असेंट नहीं दे देते हैं, तब तक वो बिल जो है एक्ट नहीं बनता है। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो अपना असेंट या तो उस बिल को दें, या तो वो विदहोल्ड करके रख लें अपना असेंट, या फिर रिटर्न कर दे बिल को फॉर रिकंसिडरेशन इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं एनी मेंबर ऑफ लोकसभा टू प्रिसाइड ओवर इट्स प्रोसीडिंग। जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की जो वैकेंसी है अगर वो खाली है, उनकी प्लेस खाली है, तो उनकी जगह पे जो प्रेसिडेंट है वो लोकसभा की किसी भी मेंबर को अपॉइंट कर सकते हैं टू प्रिसाइड एज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। सिमिलरली अगर राज्यसभा में उनकी प्रेसिडिंग के लिए ऑफिस ऑफ बोथ द हाउस ऑफ चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन अगर वेकेंट है तो वहां पे भी वो अपॉइंट कर सकते हैं किसी भी मेंबर ऑफ राज्यसभा को। इसके बाद प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस क्या होता है? जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, अगर उस टाइम पे कोई ऐसा लॉ है, कोई ऐसा एक्ट है जिसको लाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो उस लॉ को इनैक्ट कर सकते हैं। और एब्सेंस ऑफ पार्लियामेंट में जो लॉ इनैक्ट होगा उसे हम कहेंगे ऑर्डिनेंस। तो अगर प्रेसिडेंट ने कोई ऑर्डिनेंस प्रमलगेट किया है, इशू किया है, तो उस केस में पार्लियामेंट जैसे ही सेशन में आएगी, सेशन में आने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर उनको उस ऑर्डिनेंस को जो है अप्रूव करना होगा। अगर पार्लियामेंट अप्रूव कर देती है तो वो जो ऑर्डिनेंस होगा वो लॉ बन जाएगा। लेकिन अगर पार्लियामेंट उस ऑर्डिनेंस को अप्रूव नहीं करती है तो वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो ये कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स थे प्रेसिडेंट के। इसके बाद देखते हैं जुडिशियल पावर्स में क्या क्या पावर है प्रेसिडेंट के पास। वो अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस को, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। उनके पास ये पावर है कि वो ग्रांट कर सकते हैं पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट एंड रिमिशन ऑफ पनिशमेंट और सस्पेंड, रिमाइट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। एक एक वर्ड अगर एक्सप्लेन करूंगी तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। इन शॉर्ट आप ये समझ लो कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो किसी को भी माफ कर सकते हैं। सपोज अगर आपको जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है या फिर डेथ पेनल्टी मिली है, तो उस केस में प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो आपको पार्डन कर सकते हैं, आपको छूट दे सकते हैं, या फिर वो सस्पेंड भी कर सकते हैं, कम्यूट भी कर सकते हैं, रिमाइट भी कर सकते हैं, वो पनिशमेंट बढ़ा भी सकते हैं। ये भी पावर उनके पास है। He can seek advice from Supreme Court, but the advice tendered is not binding on the president. वो सुप्रीम कोर्ट से अगर किसी मैटर में उनको एडवाइस की जरूरत है तो वो एडवाइस ले सकते हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कोई एडवाइस देती है तो जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट उसी एडवाइस को फॉलो करें। ये बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट के ऊपर। इसके बाद फाइनेंशियल पावर्स में भी कुछ पावर्स हैं, जैसे कि जो फाइनेंस कमीशन होती है 5 साल बाद जो बनती है, वो प्रेसिडेंट द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। मनी बिल जो इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में, वो उनके प्रायर रिकमेंडेशन के बाद ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। He causes to be laid before the parliament the annual financial statement, union budget. यूनियन बजट जो है वो प्रेसिडेंट प्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में। He can make advances out of contingency fund of India to meet any unforeseen expenditure. अगर कोई अचानक से खर्चा आ जाता है तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि जो कंटिजेंसी फंड होता है उसमें से वो फंड्स निकाल सकते हैं, एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। नो डिमांड फॉर अ ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। अगर किसी ग्रांट के लिए डिमांड की गई है तो वो बिना उनके रिकमेंडेशन के नहीं फुलफिल की जा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट पावर है डिप्लोमेटिक पावर। जो इंटरनेशनल ट्रीटीज या फिर अग्रीमेंट होते हैं जो नेगोशिएट किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे ही नेगोशिएट किए जाते हैं। हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं वो किसके नाम पे लिए जाते हैं? प्रेसिडेंट के नाम पे। स्टेट का नॉमिनल हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। भले जो फंक्शंस है वो सारे प्राइम मिनिस्टर परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो किसके नाम पे परफॉर्म किए जाते हैं? प्रेसिडेंट के नाम पे। However, they are subject to approval of the parliament. हालांकि जो भी ट्रीटीज या फिर अग्रीमेंट होते हैं वो पार्लियामेंट जब रेटिफाई कर देती है उसके बाद ही वो एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन वो जो ट्रीटीज किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही होते हैं। He represent India in international forums and affairs, sends and receive diplomats like ambassador. उनके पास ये पावर है कि वो इंडिया को इंटरनेशनल फोरम्स में रिप्रेजेंट करते हैं। जो डिप्लोमैट्स होते हैं या अम्बेसडर्स होते हैं उनको भेजते हैं, रिसीव करते हैं दूसरे कंट्री से। मिलिट्री पावर में ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया। अच्छा, ये वाला टॉपिक आप याद रखना, ये अक्सर पूछा जाता है कि हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया। सो इट इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो हेड है डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया के।
He appoints the chief of army, navy and air force. He can declare war or conclude peace. हमने अभी देखा था कि जितनी भी एक्टिविटी होती है वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही होती हैं, तो उन्हीं के पास पावर है कि वो डिक्लेयर कर सकते हैं वॉर या फिर कंक्लूड कर सकते हैं पीस। इमरजेंसी पावर्स में 3 इमरजेंसी की पावर है प्रेसिडेंट के पास। पहला है नेशनल इमरजेंसी, दूसरा है प्रेसिडेंट रूल और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये ऑफर करती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर टू प्रेसिडेंट ताकि वो डील कर सके इन टाइप ऑफ इमरजेंसीज के साथ। अगर नेशनल इमरजेंसी का पावर तब वो यूज करते हैं जब स्टेट में कोई वॉर का सिचुएशन हो गया है, कोई एक्सटर्नल अग्रेशन का सिचुएशन हो गया है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। प्रेसिडेंट रूल तब अप्लाई होता है जब किसी पर्टिकुलर स्टेट की, किसी राज्य की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर फेल हो गई है, वहां पे जो है गवर्न करना डिफिकल्ट हो गया, तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगता है। उसके बाद वहां के जो भी डिसीजन होते हैं वो प्रेसिडेंट द्वारा ही लिए जाते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी तब लगती है जब स्टेट का जो फाइनेंस है, जो बजट है, एक्सपेंडिचर है, अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है। इसके बाद लास्ट पावर हम देखने वाले हैं वीटो पावर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है और इसमें 3 कंसेप्ट है, एक एक करके समझेंगे। जब बिल पास किया जाता है बाय द पार्लियामेंट, वो एक्ट तभी बनता है जब प्रेसिडेंट उस पर असेंट देते हैं। प्रेसिडेंट जब अपना सिग्नेचर दे देंगे कि हाँ मैं इस बिल को अप्रूव कर रहा हूं, तभी वो एक्ट बनेगा। ये जो ऑब्जेक्ट है वीटो पावर को कन्फर करने का, इसके पीछे का ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों ये पावर प्रेसिडेंट को दी गई है? टू प्रिवेंट हैस्टी एंड इल कंसिडरेशन रेगुलेशन बाय द पार्लियामेंट, ताकि अगर पार्लियामेंट जल्दीबाजी के चक्कर में कोई लॉ लेके आ रही है जो कि अच्छा लॉ नहीं है, गलत लॉ है, तो वहां पे प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो अपनी पावर को यूज करके उस बिल को रोक सकते हैं। दूसरा रीजन ये है टू प्रिवेंट लेजिस्लेशन विच मे बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगर कोई ऐसा बिल है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो प्रेसिडेंट उस बिल को भी खारिज कर सकते हैं। जब बिल प्रेजेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के सामने उनकी असेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट के पास 3 चॉइसेस रहती हैं अंडर आर्टिकल 111। कौन कौन सी चॉइस? पहला तो ये कि वो अपना असेंट देके उस बिल को लॉ बना देंगे। अगर लगता है उनको कि ये जो बिल है ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, इसकी जरूरत है, तो वो उस पर अपना असेंट देके उसको लॉ बना देंगे। या फिर वो अपना असेंट जो है वो विदहोल्ड करके रख सकते हैं। विदहोल्ड करने का मतलब ये है कि वो अपना असेंट देने से अपने आप को रोक सकते हैं, वो उस बिल को वहीं पे रोक के रख सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन क्या है कि वो रिटर्न कर सकते हैं बिल को फॉर रिकंसिडरेशन। वो किसी भी, अगर लोकसभा से वो बिल उनके पास आया है सपोज, तो वो लोकसभा को उस बिल को रिटर्न कर सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए। उनको पॉइंट्स बता सकते हैं कि आप इन इन मैटर्स के ऊपर रिकंसिडर करिए, उसके बाद बिल को प्रेजेंट करिए। हाउएवर, अगर लोकसभा रिकंसिडर करने के बाद ये सोचती है कि नहीं ये चेंजेस हमें नहीं करने हैं, और फिर से सेम बिल अगर प्रेसिडेंट के पास आता है, तब उसके बाद प्रेसिडेंट के पास ये तीनों पावर नहीं होगी। उसके बाद ये कंपलसरी हो जाएगा कि प्रेसिडेंट को अपना असेंट देना ही पड़ेगा उस बिल के ऊपर। ये जो वीटो पावर प्रेसिडेंट एंजॉय करते हैं, अगर हम इसको क्लासिफाई करें तो ये 3 टाइप से क्लासिफाई किए जा सकते हैं। पहला है एब्सोल्यूट वीटो, दूसरा है सस्पेंसिव और तीसरा है पॉकेट वीटो। तीनों में डिफरेंस समझना। एब्सोल्यूट वीटो ऐसे वीटो पावर है जहां पे प्रेसिडेंट जो है विदहोल्ड करके रखते हैं बिल को, लेकिन किन कंडीशन में? जब अगर कोई प्राइवेट मेंबर बिल है तो उस कंडीशन में अगर वो उस बिल को विदहोल्ड कर ले रहे हैं, उस पर अपना असेंट नहीं दे रहे हैं, ना ही उस बिल को रिटर्न कर रहे हैं, बस अपने पास रख ले रहे हैं। या फिर अगर कोई गवर्नमेंट बिल है और जिस गवर्नमेंट का वो बिल है, अगर वो कैबिनेट रिजाइन कर देती है और कोई नई कैबिनेट आती है, तो जो नई कैबिनेट आई है वो प्रेसिडेंट को ये बोल सकती है कि आप इस बिल पे अपना असेंट मत दीजिए, तो वहां पे वो अपना एब्सोल्यूट वीटो का पावर यूज करके उस पे विदहोल्ड कर सकते हैं। दूसरा है सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो क्या होता है? जहां पे प्रेसिडेंट जो है बिल को रिकंसिडरेशन के लिए हाउस में वापस भेज देते हैं, या फिर वो कहते हैं कि आप कुछ चेंजेस करिए, कुछ ऑल्टरेशन करिए और रिकंसिडरेशन के लिए भेज देते हैं। लेकिन हमने देखा था कि अगर रिकंसिडरेशन के लिए भेजें तो उसके बाद अगर वापस बिल आएगा तो वहां पे कंपलसरली उनको अपना असेंट देना पड़ेगा। हालांकि मनी बिल का जो केस होता है उसमें सस्पेंसिव वीटो का ऑप्शन नहीं होता है प्रेसिडेंट के पास, क्योंकि मनी बिल जो है वो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट के बाद ही उसको प्रेजेंट किया जाता है, तो उसमें उनके पास सस्पेंसिव वीटो का पावर नहीं होता है, वो रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते। या तो वो असेंट देंगे या तो फिर उसको विदहोल्ड करके रख लेंगे अपने पास। तीसरा वीटो है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो क्या होता है? जहां पे प्रेसिडेंट के पास अगर कोई बिल आया, उन्हें वो बिल नहीं पसंद आया, उन्हें ये लगा कि ये इसकी जरूरत नहीं है या फिर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है,
तो वो सिंपली उस बिल को फोल्ड करके अपने पॉकेट में डाल के रख सकते हैं फॉर एवर, इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ना ही कोई उन्हें ये क्वेश्चन कर सकता है कि आपने ये बिल क्यों अपने पास रखा है, आप इस पर असेंट दीजिए या फिर रिटर्न करिए, नहीं। कोई उनको क्वेश्चन नहीं कर सकता। उनके पास ये पावर है कि वो जितने लंबे टाइम पीरियड के लिए चाहें या फिर इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो उस बिल को विदहोल्ड करके अपने पास रखते हैं। और ये माना जाता है कि जब प्रेसिडेंट पॉकेट वीटो यूज करते हैं तो ये हम मान लेते हैं कि वो जो बिल है वहीं पे ड्रॉप हो गया, यानी कि खत्म हो गया है। दिस वॉज ऑल अबाउट वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। हमने पावर एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट देख लिया, उनका इलेक्शन कैसे होता है, उनका क्वालिफिकेशन क्या होता है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी प्रेसिडेंट के बारे में वो सारी हमने देख ली। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग।